नमस्कार साथियों। भारत का भूगोल की कक्षा के क्रम में आज आप सभी का स्वागत है। हमने भारत की सामान्य अवस्थिति, भारत के बारे में सामान्य सी जानकारी, भारत की संस्कृति और भौगोलिक व्यवस्था के बारे में सामान्य सी बातें की थी। आज इसी क्रम में हम भारत की उच्चावचों की चर्चा करेंगे या भारत के जो रिलीफ फीचर है, भारत के जो उच्चावच के जो तत्व है, मुख्य तत्व है, उनकी सामान्य चर्चा करेंगे। भारत के उच्चावच तत्वों में हम जब भारत के उच्चावच की बात करते हैं तो एक बड़ा देश है, विस्तृत देश है और लगभग सभी प्रकार के उच्चावच भारत में देखने को मिलते हैं। उच्चावच का मतलब क्या होता है? ऊंचा और नीचा। मतलब इस पृथ्वी पर जो ऊंचे उठे हुए भाग है और जो नीचे दबे हुए भाग है, उनको मिलाकर उच्चावच कहा जाता है। यानी कौन से भाग ऊपर है और कौन से भाग नीचे उठे हुए हैं धरातल के ऊपर। यहाँ हम समुद्र की बात नहीं कर रहे। समुद्र तल से ऊपर जो भाग ऊंचाई पर है और जो भाग नीचे है समुद्र तल के संदर्भ में, उसे हम उच्चावच कहते हैं। तो धरातलीय उच्चावच का मतलब समुद्र तल के संदर्भ में ऊंचे और नीचे भागों से है। तो अब यहाँ हम समुद्र तल के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो भारत के उच्चावच को हम 3 या 4 भागों में ब्रॉडली बांट सकते हैं। यहाँ हम विशेष बात नहीं कर रहे, सामान्य चर्चा कर रहे हैं उच्चावच की। सामान्यतः भारत में 3 प्रकार के उच्चावच हम मान सकते हैं, इसको हम 4 भी कह सकते हैं। पहला जो उच्चावच तो भारत में मिलता है वो है पर्वत। भारत में विस्तृत पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। अब हम कहेंगे पर्वत क्या है? धरातल से उठा हुआ वह भाग जिसके दोनों ढाल टीप यानी खड़े हुए हो और उसका एक ऊपरी किनारा हो, यानी ऊपर से वो तीखा हो और नीचे से फैला हुआ और ढालू हो, उसे पर्वत कहते हैं। जो अपने आसपास के धरातल से ऊपर उठा हुआ ढालू स्वभाव में और जिसका शिखर पतला हो, संकीर्ण हो, वो पर्वत कहलाता है। तो इस परिभाषा के अंतर्गत भारत में विस्तृत पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती है और पर्वत श्रृंखलाएं भारत की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों में देखने मिलती है। कुछ मात्रा में पर्वत श्रृंखलाएं भारत में भी देखने को मिलती है। तो पर्वत भारत का एक मूल उच्चावच स्वरूप है। दूसरा उच्चावच स्वरूप जो भारत में आपको मिलता है वह है आपका पठार। पठार भारत में मुख्य रूप से मध्य और दक्षिणी भारत में देखने को मिलता है। मध्य और दक्षिणी भारत पूर्ण रूप से पठारी है और उसमें कुछ कुछ पर्वत श्रृंखलाएं साथ में मिलती है, यानी पठार और पर्वत का मेल है। अब हम बात करेंगे कि पठार क्या है। पठार का मतलब वह ऊंचा उठा हुआ भाग जिसका सरफेस यानी ऊपरी भाग सपाट हो, न कि नुकीला। मतलब कि वह भाग समुद्र से ऊंचा तो होना चाहिए मगर उसका शिखर चपटा सपाट होना चाहिए, वो पठार कहलाता है। जबकि पर्वत का अर्थ होता है वह भाग जो शिखर ऊपर उठा हुआ हो मगर उसका शिखर नुकीला यानी कॉनिकल होना चाहिए, उसके अंदर बहुत ज्यादा सपाट न होकर वो ऊपर से नुकीला और खड़ा होना चाहिए। तो इसे हम पर्वत कहते हैं और इसे हम पठार कहते हैं। ऊंचाई महत्व नहीं रखती, बहुत ऊंचे पर्वत भी हो सकते हैं, नीचे पर्वत भी हो सकते हैं, उनका जो आकार है वो उनको पर्वत और पठार बनाता है। यानी अगर कोई थोड़ा सा भी ऊपर उठा भाग है और ऊपर जाकर वो समतल होता है तो वो पठार की संज्ञा में आ सकता है। हाँ, इसके अंदर हम मिट्टी के जमाव की बात नहीं कर रहे, वो एक और गहन चर्चा है जो हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से भारत में जो पठारी स्वरूप यानी नीचे ढालू किनारे और ऊपर से समतल भाग, ये जो देखने को मिलता है, ये हमारे दक्षिणी भारत में, मध्य भारत में विस्तृत रूप से मिलता है। और इन पठारों के ऊपर पर्वत भी मिलते हैं, यानी पर्वत और पठारों का मिश्रण है वो, वहां दोनों कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आपको मिल जाएंगे। इस कुछ पठार आपको मेघालय में, पूर्वोत्तर में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ भी यहाँ गुजरात में भी गिर की पहाड़ियां और सौराष्ट्र का पठार आपको पठारी और पर्वतीय क्षेत्र यहाँ भी देखने को मिलता है, जो यहाँ पर मैदान में मैंने दिखाया है। इसके बाद जो तीसरा भूस्वरूप भारत में विस्तृत रूप से है वो विस्तृत भूस्वरूप है मैदान। मैदान भारत के हिमालय और जो भारत का पर्वतीय भाग है, पठारी भाग है, उसके बीच का जो भाग है वो पूरा मैदानी है। वो पूरा क्षेत्र मैदानी है। जो पर्वत और पठार से के बीच में बिछा हुआ है वह मैदान है। मैदान वह क्षेत्र होता है जो धरातल समुद्र तल से सबसे कम ऊपर उठा हुआ हो और सपाट हो, जिसके किनारे तीखे या ढालू नहीं होने चाहिए और वह लगभग समतल होता है। पूर्ण रूप से समतल नहीं, लगभग समतल होता है। उसमें कुछ उर्मिल मैदान भी हो सकते हैं, यानी उसमें कुछ उभार भी आ सकते हैं और वो समतल पूर्ण रूप से भी हो सकता है।
तो भारत में जो मैदान आपको देखने को मिलता है वो पर्वत और पठार के बीच में तो देखने को मिलेगा, और दूसरा जो भारत में मैदान मिलता है वो भारत के दोनों तटों पर मिलता है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पूर्वी तट का मैदान ज्यादा विस्तृत मैदान है, पश्चिमी तट का मैदान सकड़ा मैदान है। तो दोनों ही तटों पर भारत में मैदान मिलता है, और कुछ मात्रा में यहाँ भी आपको यहाँ भी मैदान देखने को मिलेगा। ब्रह्मपुत्र का मैदान बहुत ही पतला सा मैदान है, परंतु यहाँ भी आपको मैदान की स्थिति देखने को मिलेगी। तो इस तरह से भारत को अगर हम देखते हैं तो भारत के अंदर आपको पर्वत, पठार और मैदान तीनों व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भारत के अंदर एक रेगिस्तान यानी मरुस्थल की भी स्थिति है, शुष्क क्षेत्र जहाँ पर अधिकतर रेत पाई जाती है, और वह स्थिति कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान और थोड़ा सा कच्छ का जो भाग है गुजरात का, उसमें ये देखने को मिलता है, जिसको हम रेतीला। हालांकि अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये भी मैदान है, यह भूभाग भी क्या है? मैदान है, क्योंकि ये लगभग समतल है। इसका जो ऊंचा बच है ना तो ये पर्वतों में है और ना ही पठारों में आ सकता है, तो हम इसको मैदान में जोड़ भी सकते हैं और मैदान से अलग भी कर सकते हैं। तो ये मूल रूप से तीन बड़े भूभाग हमारे पास है, पर्वत, पठार, मैदान, जो भारत की कुल भूमि का उच्चावच निर्माण करते हैं। इसके अलावा भारत के पास कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जो भारत के तट के निकट है, और कई सारे दो बड़े द्वीप समूह हैं जिसके अंदर कई सारे द्वीपों का समूह है। पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो भारत की मुख्य भूमि के पूर्व में है, और दूसरा लक्षद्वीप समूह जो हमारी मुख्य भूमि के पश्चिम में है। इन द्वीप समूह में कई सारे द्वीप हैं। लक्षद्वीप समूह कोरल 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 मतलब होता है छोटे छोटे मूंगा जीव होते हैं समुद्र के अंदर, जो अपने आसपास चूने का खोल बनाते हैं। अपने वो बहुत ही नाजुक और छोटे जीव होते हैं जो समुद्र की धाराओं के प्रभाव में मर सकते हैं, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए अपने आसपास चूने का कोटल बनाते हैं, चूने का एक घर बनाते हैं। और वो चूना वो कहाँ से लेते हैं? पानी से। पानी का चूना सोख कर उस चूने से वो एक घर बनाते हैं, और उस घर के अंदर वो छोटे छोटे जीव रहते हैं। यह जीव एक समुदाय में यानी ढेर के साथ इकट्ठी कॉलोनी बना के रहता है, और जब छोटे छोटे क्वार्टर्स की ऐसी कॉलोनीज बनती हैं उनमें कई लाखों करोड़ों की संख्या में वो छोटे छोटे जीव रहते हैं। मर जाने के बाद अगले जीव उन्हीं क्वार्टर के ऊपर अपने लिए नया मकान बनाते हैं, और ऐसे कर कर यह स्तर बढ़ते ही चला जाता है और वो समुद्र से ऊपर तक आ जाता है। और इस प्रकार बने हुए जो स्वरूप है इसको प्रवाल कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम? प्रवाल। प्रवाल छोटे छोटे जीवों द्वारा बनाए गए चूने के घरौंदे होते हैं, जिनका अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो चींटियां मिट्टी के घर बनाती हैं। अगर कभी भी आपने ध्यान दिया होगा मिट्टी में तो आपको ऐसे आकार दिखते हैं जो मिट्टी के ही बने होते हैं, पर वो चींटियों का घर होता है। सब कहते हैं यहाँ चींटियां रहती है। चींटियां अंदर से मिट्टी को निकाल निकाल के अपना एक घर बनाती है जिसमें छोटे छोटे से कोटर होते हैं। वैसे ही कोटर होते हैं प्रवाल के, मगर क्योंकि वो लाखों करोड़ों असंख्य संख्या के अंदर होते हैं तो उनके कोटर बहुत बड़े पैमाने पर विस्तृत होते हैं, और लगातार वो एक पर एक स्तर बनाते रहते हैं, और लाखों करोड़ों साल में वो कोटर एक द्वीप का यानी एक भूभाग का स्वरूप ले लेते हैं जब ये भूभाग समुद्र से ऊपर नजर आने लगता है। हालांकि ये जीव समुद्र के नीचे रहते हैं, परंतु आप जानते हैं समुद्र का स्तर ऊपर और नीचे होता रहता है। तो जब ये निर्मित होते हैं तब समुद्र के अंदर होते हैं, परंतु भविष्य में जब समुद्र तल नीचे जाता है तो यह वो जो कोटर है, जो प्रवाल है, ये धरातल के ऊपर दिखने लग जाते हैं, और इसको द्वीप कहा जाता है। ये आकार में बड़े होते हैं तो ये द्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो ऐसे कई सारे असर द्वीपों से मिलकर लक्षद्वीप बना है, जिनका मूल निर्माण किससे हुआ है? प्रवाल से। तो प्रवाल छिछले सागर में रहने वाले वो जीव हैं जो चूने का कोटर बनाते हैं। तो प्रवाल के बने हुए एक लक्षद्वीप है, उसके साथ ही एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो माना जाता है कि यहाँ पर म्यांमार यानी बर्मा और भारत की सीमा पर बने हुए पर्वत श्रृंखला अराकान योमा, जो प्राचीन वलित मोरदार पर्वत श्रृंखला है, उसी का ही निमज्जित भाग जो आगे जाके निमज्जित हो गया है समुद्र के अंदर, और उसके ऊपरी शिखर अंडमान और निकोबार के रूप में हमें नजर आते हैं। अंडमान निकोबार भारत की ही संप्रभुत्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और वह एक निमज्जित पर्वत श्रृंखला का ऊपर निकले हुए सिरे हैं जो एक चाप की आकृति में, द्वीपीय चाप की आकृति में मिलते हैं। तो ये कुल मिला के भारत का उच्चावच स्वरूप है। अगली कक्षा में इसके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे।